जब तक हम 3-4 आदमियों को आप इजाजत नहीं देंगे कि हम इमरान खान से मिले, जब तक आप उस सुप्रीटेंडेंट जेल को यहाँ नहीं बुलाते, हम आपको ये असेंबली चलने नहीं देंगे। बेइंसाफी की ये छड़ी अगर घूमती रही तो अवाम की आवाज जो इस बची कची जमहूरियत के लिए फिर भी उठ जाती है, अवाम का हौसला हमेशा के लिए बैठ जाएगा। हम अब भी कहते हैं मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाओ, अवाम की मैंडेट को तस्लीम करो। ये बात भी हम वाज़ेह कहना चाहते हैं कि हम किसी तौर पर अपनी सूबे में न ऑपरेशन चाहते हैं न करने देंगे। Today war has four quadrants. I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon. We have to fight this battle together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक मरतबा फिर सजा सुना दी गई है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया और ये फैसला कोट लखपत जेल के अंदर हुआ। और जो फैसला है ये 2 केसेस थे। एक राहत बेकरी के बाद गाड़ियाँ जलाई गई थी 9 मई को, और दूसरा थाना शादमान को आग लगाई गई थी। 2 मुकदमात थे, इनमें सजाएं हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब तीसरी बार बरी हो चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत रिजर्वेशन है कि हमारा वाइस चेयरमैन जो है वो बरी कैसे हो गया और क्यों हो गया, वो इस बात पर बड़े हैरान है। जबकि यास्मीन राशिद साहबा, मियाँ महमूदुर रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज चीमा साहब को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और ये दूसरी मरतबा 10-10 साल की कैद की सजा है। इसके साथ पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा और सनम जावेद साहिबा जो हैं उनको थाना शादमान चलाने के केस में 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और साथ ही थाना शादमान को आग लगाने के केस में 12 मुलजमान को बरी भी कर दिया गया है। इसी आज का जो फैसला है उसके अंदर आयशा भुट्टा को जना हाउस के करीब गाड़ियां चलाने के मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब ये जो सजाएं हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे कह रही है कि गैर इंसाफ़ी किस्म की सूरत हाल है और मुल्क जो है इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये सजाएं किस चीज़ का अंदिया दे रही हैं और आने वाले दिनों में क्या मजीद हो सकता है, ये आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही बाजोड़ में कर्फ्यू लग गया और वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो गया। इस ऑपरेशन का क्या नतीजा निकलेगा? 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा है। क्या ये दिन मुनासिब है इस एहतजाज के लिए? और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी चीफ ने जंग की धमकी दे दी है, तो इस धमकी को कितना सीरियस लेना चाहिए, सारे इश्यूज़ हमारे आज के शो का हिस्सा होंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जायद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इनके साथ इख्तियार वली खान साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, और साथ ही फैसल चौधरी साहब है, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जैसा साहब अगर आप इजाज़त दें तो फैसल चौधरी साहब से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। फैसल साहब, ये जो सजाएँ हुई हैं इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़ाहिर रायत मिली है, अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्वेशन क्यों हैं? अगर एक बंदा बेगुनाह है और उनको बरी किया जा रहा है तो इस पे तो पार्टी को खुश होना चाहिए, बजाय इसके खुश होने के पार्टी नाराज हो रही है। नहीं, कौन नाराज हो रहा है? और कोई अहमक ही होगा जो नाराज होगा, और पार्टी की क़यादत में अहमक काफी हैं। गुजारिश ये थी कि शाह महमूद कुरैशी को जो कानूनी और तकनीकी बुनियादों पे जो सब सजा हो नहीं सकती उनको। शाह साहब जो हैं वो एक मुकदमे में बरी हो चुके हैं, और वही जो सेशन कोर्ट है या एंटी इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत में वही सबूत उन्होंने दूसरे मुकदमे में पेश किए हैं। तो अगर आप उनको एक मुकदमे में सजा देंगे और दूसरे में नहीं देंगे तो ये जो है वो फिर एक तो 2 तरह के फैसले आएंगे ना जी। और फाइनलिटी ऑफ जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है, जो अदालत है, वो फाइनलिटी के ऊपर जो है वो होती है खड़ी हुई। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पे क्योंकि उन लोगों को जो है वो समझ नहीं होगी तब होंगे, और जो वकला है अगर उनमें से कोई आदमी ने ऐसी बात की है तो ये तो मैं इसको सियासी मुनाफिकत समझता हूँ, और ये बड़ी वाहियात बात है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। शाह साहब ने बड़ी कैदबंद की सहूलतें देखी हैं, बड़ी तकलीफ झेली है, बंद डबल कैबिन में लाहौर से। इसमें ना फैसला देखिए वो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, इमरान खान साहब के बाद सबसे बड़े लीडर हैं पार्टी में। उनकी पहली बरियत हुई, 2 आज बरियतें हुई, उन पे पार्टी की तरफ से किसी ने ना तो शुक्रिया अदा किया, ना उनको मुबारकबाद पेश की, ना कोई फूल लेके गया, ना किसी ने ढोल बजाए, ना किसी ने मिठाई तकसीम की। और जब उनसे पूछा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वापस आके क्या पार्टी की क़यादत संभालेंगे, तो जवाब ये दिया जाता है सलमान अकबर राजा साहब की तरफ से कि हम सरदस्त कुछ नहीं कह सकते।
देखिए सर, मुबारक देने वाला जो देने का जो मौका है वो तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों को सजा हुई है। आपने उनका जिक्र भी किया है इब्तदाइये में। तो जब इतने ज्यादा जो एक फैमिली होती है ना पार्टी, उसमें काफी सारे लोगों को सजा हो जाए तो सेलिब्रेट तो नहीं करने का मौका नहीं है, मुकाम नहीं है। बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं दोबारा उनको सजा हुई है, बुजुर्गों को जो है वो सजा हुई है डिस्प्रोपोर्शनेटली। जैसे आलिया हमजा, वो तो अरेस्ट थी उस दिन, तो वो तो पुलिस कस्टडी में थी। तो इस तरह की सजाएं जो है वो देना या उसको एक जो सियासी बुनियादों पे टारगेट करना, ये तो नजर आता है ना कि। और ऐसी बातों पे शुक्रिया अदा करना या सेलिब्रेशन का मौका नहीं है। एक अच्छी बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं बाहर, और अगर वो बाहर आएंगे तो जो क़यादत का फुकदान है पीटीआई को इस वक्त, जो सबसे बड़ा हमें खला है, उसको काफ़ी हद तक डेफिनेटली शाह सपूर कर सकते हैं। कदावर शख्सियत हैं, एक्सपीरियंस है, सियासी आदमी हैं, मामलात पे बेहतर नज़र रखते हैं। तो ये जो बाकी जो साहब हैं, बाकी जो जिनका आपने नाम लिया है या दूसरे हैं, वो तो पार्टी की गाय के ऊपर अपना 1.5 पाव गोश्त जो है उसके लिए पार्टी की गाय कुर्बान करने से भी इतनाब नहीं करते। ये तो थर्ड क्लास लोग हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जैसा ये फरमाइएगा सर, ये 9 मई ज़ाहिर है एक ऐसा इंसिडेंट है पाकिस्तान में कि जिसके दाग धोए नहीं जा सकेंगे, लेकिन एक तो 2.25 साल बाद सज़ाएँ हो रही हैं और फिर इन सज़ाओं को किसी न किसी चीज़ के साथ, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ जोड़ भी दिया जाता है। तो आप इससे मुतमईन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई पे, बाकी सब लोगों की सज़ाओं पे, और इतना ताख़ीर जो हुआ है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और चौधरी साहब को, इख्तियार वली साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, मैं आई एम नॉट प्रीवी टू कि जो लीगल इनका जो बैटल हुआ, इतने ज़्यादा मेरे पास डिटेल्स नहीं है, बट जो मैं देख रहा हूँ चीज़ें चल रही हैं, आई थिंक जो फंडामेंटल चीज़ है कि जी एज अ पाकिस्तानी तो मैं आई एम इंटरेस्टेड कि जो भी इंसाफ के तकाजे हैं वो अगर पूरे हुए हैं और चीज़ें हुई, क्योंकि 9 मई एज यू सेड कि एक डेट्रीमेंटल था पाकिस्तान की तारीख में, तो हमारी अच्छा डेमोक्रेसी के लिए भी उतना ही डेट्रीमेंटल था। अगर आप ये समझते हैं कि ये किसी इदारे का या किसी एक एहतजाज किसी इंडिविजुअल के या किसी के खिलाफ था, बेसिकली ये एहतजाज ने डैमेज किया पाकिस्तान को इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जिसमें डेमोक्रेसी भी डैमेज हुई है। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, वी आर इन अ सीरियस वॉर। अब उस पोलराइजेशन के इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर तो तकाजे पूरे हुए हैं, आई एम श्योर कि अभी ये लोअर कोर्ट्स में हैं, हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो अगर उसके बाद सजाएं, और पाकिस्तान में अब एक थोड़ा सा फैशन बन गया था कि यू कैन डू एनीथिंग, और आप एक गुजर जाएं और आपको कोई पूछने वाले, और कीप कोटिंग के वो 1947 में ये हुआ था, 52 में ये हुआ था, और मिट्टी पाव जो है वो दैट दौर अभी चला गया जी। इंडिविजुअल्स चेंज होते रहते हैं, जिन्होंने इग्नोर किया वो शायद अब इग्नोर करने वाला माहौल ना हो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। देखिए, मैं एज अ पाकिस्तानी आई एम इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान एक लीगल फ्रेमवर्क में लीगल तरीके से चलाया जाए, और उसकी डेमोक्रेसी को मैं फैलता हुआ देखना चाहता हूँ, उसको स्ट्रांग होते हुए देखना चाहिए। ये जो कल्ट्स कह लें या इंडिविजुअल्स कह लें, विद इन द पार्टीज ऑल्सो आई वुड लाइक एज अ पाकिस्तानी कि एक डेमोक्रेसी हो, ताकि अगर हम ये जो है ना, देखें सबसे ज्यादा सफर मेरी नजर में पॉलिटिकल वर्कर्स करते हैं बेचारे। उनको जब आप रेड लाइंस क्रॉस करवाते हैं या उनको यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, वट एवर लीगल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स के लिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी तो मेरी वॉर स्ट्रांग हो रही है, मजबूत पाकिस्तान बन रहा है, दैट इज अप्रिशिएबल। लेकिन इसमें जैसा एक और चीज भी है कि 9 मई में 2 और लोग भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। एक इमरान खान साहब है, दूसरे जनरल फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं। जब तक आप इनको सजा नहीं देंगे तो इन वर्कर्स को सजा देने की क्या जस्टिफिकेशन होगी? देखिए, अब ये पॉलिटिकल डिबेट तो हो सकती है, ड्राइंग रूम में डिस्कशन तो हो सकती है, स्कटल के तौर पे आप चीजों को इरिटेशनल बात कर लें या जो भी वट एवर बातचीत इस पे हो सकती है, बट इसकी लीगैलिटी नहीं है। तो प्रोसेसेस चल रहे हैं। फैज हमीद साहब भी, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, और इमरान खान साहब का भी आपने जिक्र किया, वो अपनी अपनी चीजों में से गुजर रहे हैं। तो ये प्रोसेसेस चलते रहेंगे, प्रोलॉन्ग है नहीं, सबको सजा होगी आपका ख्याल? ये देखिए, अगर तो अभी तो देख जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न मीन के जो लीगल तरीके से चीजें हो रही हैं, तो मुझे तो ये सजा की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। सारे देखें, ऑलमोस्ट कोई नहीं बचेगा। अगर सबूत उन्होंने दे दिए हैं तो देखें ना, ड्यू प्रोसेस में आई एम इंटरेस्टेड। ड्यू प्रोसेस के बाद जिस तरह चीजें हो रही हैं, वरना अभी तक काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, इख्तियार साहब, ये देखिएगा, आज 2 धमकियां दी गई हैं। एक तो असद कैसर साहब ने धमकी दी है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन
किसी कीमत पे खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने देंगे। अब बाजोड़ में ऑपरेशन तो स्टार्ट हो गया, 3 दिन का वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये हो ही नहीं सकता, तो ये धमकी जो है उसको आप कहाँ रखते हैं? दूसरा ये है कि महमूद असद साहब ने कहा है कि हम स्पीकर साहब से मिलेंगे, अगर स्पीकर साहब ने हमारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस ना किया तो फिर हम ऐवान चलने नहीं देंगे। तो आप कहाँ स्टैंड करती है फिर ये गवर्नमेंट सारी इस धमकियों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखिए, थोड़ा सा मैं 9 मई के बारे में बोलता हूँ, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, 9 मई में 2 आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। एक तो आपकी लीगल अथॉरिटी, एक मॉरल अथॉरिटी है। लीगल तो वही है जो प्रोसिक्यूशन का मुकदमा था। प्रोसिक्यूशन के मुकदमे कितने मजबूत होते हैं वो तो हमने देख लिया। मेरे ख्याल में जो फवाद चौधरी साहब को बरी किया गया है, शाह महमूद कुरैशी को किया गया है, इस पे इनकी मुबारकबाद बनती है। लेकिन जो सजाएं बाकी लोगों को मिली है, मेरे ख्याल में उस पर पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि ये वो हमला किया गया था कि जिसको सोचते करते करें ना करें इसमें दुश्मन को 75 साल लग गए थे। लेकिन इस मुल्क में एक सियासी जमात ने सियासी लिबादा ओढ़कर जिस दिन ये हमला किया था, तो मेरे ख्याल में पार्ट फ्रॉम दिस कि अदालत क्या फैसला देती है, कल क्या जमानत होती है, कल कौन मजीद बरी होता है, ये इसको एक साइड पे रख के मॉरल अथॉरिटी का तकाजा ये है कि 9 मई हुआ था और उसके अंदर कोई और नहीं, पीटीआई थी। That's it। मैं आपके सवाल पे आता हूँ। असद कैसर साहब की धमकियां जो हैं वो अपनी मशहूरी के लिए अगर देना चाहते हैं वो जरूर दें, लेकिन उनको हम ये बता दें कि जनरल साहब मौजूद हैं, वो ज्यादा इस चीज पे आपको मुझसे बेहतर बता सकते हैं। ऑपरेशन वो होता है जो एक कुली तौर पर पूरा फुल थ्रॉटल के साथ एक पूरे एरिया में किया जाता है, उसको कॉम्बिंग ऑपरेशन कहते हैं। उस तरह का कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया। जिस ऑपरेशन को ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है, इट्स अ टारगेटेड, एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ कार्रवाई, उसको क्लीन अप कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं उस जगह को। तो मेरे ख्याल में उसको ओवरऑल जनरल कबाइली अजला का ऑपरेशन का नाम देकर ये ज्यादती और वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तीसरा आपका सवाल था महमूद खान अचकजई साहब का। तो देखिए, जावेद चौधरी साहब, ईवान तो इन्होंने तब भी चलने नहीं दिया जब इनको जब अदम एतमाद के जरिए इनको जी। मैं कहा जावेद चौधरी साहब, आपको क्या मेरी आवाज कट गई थी बीच में? जी आ रही है, फरमाएं सर। अच्छा, जो आपको आवाज आ रही है अदम एतमाद के जरिए? जी सर मुझे आ रही है। लेट मी, मैं एक चंद मुझे 2 सेकंड ही दे दे, मैं इसको भी ठीक कर लेता हूँ। अख्तर साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, ऊपर जहाज उड़ रहे हैं और जब जहाज तेजी से उड़ रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे लगता है आपके सिग्नल जो है वो फ्रीज हो रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जन साहब, ये फरमाइएगा, ये जो बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा है या फिर वहाँ पे ज़ाहिर है उसको क्लीन अप किया जा रहा है, कर्फ्यू लग गया 27 इलाकों के अंदर, और वहाँ पहले 3 ऑप्शन दिए गए थे लोकल्स को कि इन लोगों को निकाल दें जो अफगानी है, या फिर आप खुद नकल मकानी कर दें, या फिर आप अपनी हिफाजत खुद कर लें। तो उसमें से कुछ लोग नकल मकानी कर गए हैं, उनके लिए 127 उन्होंने सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर उनको पनाह दी जा रही है, और उसके बाद कर्फ्यू वहाँ पे लग गया है और ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन ज़रूरी है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नहीं मान रही। जी देखिए, जब भी गवर्नमेंट की रिट चैलेंज होगी, जहाँ पे भी रिट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट किसी एक जगह पे बैठ के किसी ए पॉइंट पे बैठ के बी तक नहीं पहुँच सकती, तो फिर तो कार्रवाई होगी जी। जो इसकी ऑपरेशंस देखें कई दफा जरूरी हो जाते हैं। आप यू कांट सिट बैक। पाकिस्तान एक सीरियस स्टेट है जी। पाकिस्तान एक कैपेबल और कैपेसिटी वाली स्टेट है। यू कांट मेक जोक ऑफ दिस। बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आप बैठ जाए जी उनके रहमो करम पर। और अब हमें क्लियर हो गया है कि ये एप्लीकेशन किधर से आ रही है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल एप्लीकेशन। ये पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को समझने की जरूरत है। 2007-8 में भी यही हालात थे उस एप्लीकेशन में, और इसमें थोड़ा सा फर्क है। उस वक्त यहाँ पर अलकायदा के एलिमेंट्स थे, फॉरेन फाइटर्स बहुत आए हुए थे। एट दैट वॉर वाज एक थोड़ी सी उसकी लेजिटिमेसी कुछ नजर आती थी।
फिर शरीयत वाला जो शरेट था वो भी इतना सौदा बिका, उस वक्त इतना लोगों को शक शुबह मौजूद था कि यार ये थोड़ा सा हो सकता है। बट अगेन सबसे ज्यादा डैमेज इन्होंने किया बाजोड़ के लोगों को। ठीक, आप ये नहीं कह सकते कि आप बन्नू में बैठ के बाजोड़ की बात करें या बाजोड़ वाला बैठ के बन्नू की बात करें, कि वहां पे वो जो पेन है ना, वो जो रियल पेन है वहां पे। अच्छा, जो ये टेररिस्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो खवारे जाते हैं, तो ये वहां आकर कोई पीस अमन या कोई वो ड्रामा शुरू में तो उन्होंने किया कि अदालतें लगाई, इंसाफ बड़ा जल्दी से हो रहा है, जब लोगों को अट्रैक्ट किया, और उसके बाद सबसे ज्यादा जुल्म की इंतहा कि जिस घर में जाना चाहते थे चले जाते थे, किसी का जानवर ज़बह करके खा लिया, लोग इनसे तंग आए हुए थे। इसलिए सलारजई कबीले ने पहले भी एक दफा इनके खिलाफ आवाम उठाई 2008 में, और अब इस सलारजई जो है वो उन्होंने एक उनको वार्न किया और वो किया। तो इसलिए ये ऑपरेशन कभी कभी जरूरी रहते हैं, बट इट इज नॉट दैट क्लासिकल ऑपरेशन, बट अगेन इट हैज एसोसिएटेड इश्यूज। लेकिन मैं ब्लेम किसी को करना नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर होल्ड और बिल्ट 2007-8 में भी हुआ था, ये बाजोड़ क्लियर किया। तो किधर है बिल्ट? ठीक, ये हुकूमतें थी ना, फिर आपने वो कर दिया अपना इसकी जो फाटा का आपने मर्जर कर दिया, इल प्रिपेयर्ड मर्जर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं उससे एग्री नहीं करता, आई मीन करें, लेकिन जनरल पाजी साहब ने किया था, ये याद रखें। जिसने भी किया, मैं देखे ना, अकोमोडेटिव मिस्टेक्स है। अभी हम इसकी कंपार्टेशन से चौधरी साहब हमें निकल जाना चाहिए। पाकिस्तान तो सफर कर गया ना, बल्कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया था। जनरल बाजवा साहब ने उनको बुलाया, घर पे बुला के उनको बड़ी मुश्किल से राजी किया, फिर वो बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे। इस हद तक उस जमाने की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वो गई थी इसके लिए। देखिए, पाकिस्तान इज अ सीरियस स्टेट की जब मैं बात करता हूं तो हमने इन टोटलिटी हर चीज को देखना होता है, उसकी जो रिपरकशंस हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं। विद ऑल माई रिस्पेक्ट, यहाँ पे हर एक का ना थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जरूर मौजूद होता है। ये जो हमारे पॉलिटिकल मशवरे या जो मशवरे भी आते हैं ना, तो ये किसी न किसी इकॉनमी से, चाहे वो मदरसे की इकॉनमी हो या वॉर की इकॉनमी हो, या किसी न किसी इकॉनमी से जुड़े हुए जरूर होते हैं। एक अपने कंट्रोल की बात, तो पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी होनी चाहिए, पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तब पाकिस्तानी खुशहाल रहे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना जी। फैसल साहब ये फरमाइए सर, ये दो चीजें, एक तो असद कैसर साहब बार बार कह रहे हैं कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, और ये इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी उन्होंने कह दिया, कल भी उन्होंने ये धमकी दी थी, लेकिन साथ ही जो गंडापुर साहब हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो पब्लिक में ये कहते हैं कि जी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो खुद इजाजत देते हैं साथ ही ऑपरेशन की। और 245 जाहिर है वो सूबाई गवर्नमेंट ने वहाँ पे उसके तहत फौज को बुलाया हुआ है, वो 245 जो है उसको वापस ले लें, फौज वापस चली जाएगी। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, पब्लिकली कुछ कहते हैं और जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। जो सब ये बात समझने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का जो इशू है बहुत सीरियस है केपी में और बलूचिस्तान में। दोनों जगहों पे ये हालात जो हैं, हमारी पुलिस या हमारे जो नॉर्मल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके इख्तियार से या उनके हाथ से निकल गया, और बड़े अरसे से ये मामला वहाँ पे चल रहा है। लोगों के जब कोलेटरल डैमेज होता है तो वो भी हुकूमत के गले और रियासत के गले में पड़ता है। जो ये बात कर रहे हैं असद कैसर साहब समेत जितने भी पख्तून हमारे हैं, हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ पे बहुत मुखालफत है इस चीज़ की और हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। उनकी एक जेन्युइन इशू है, उस इशू को रियलाइज करना चाहिए कि जब वो ये कहते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि वो डिफाई कर रहे हैं, वो अपने हालात आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह से अगर पॉलिटिकली मैनेज की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बमबारी करेंगे। ज़ाहिर है उसमें कोलेटरल डैमेज होता है, अपने अवाम भी ये लोग शहीद होते हैं, अपने लोग भी शहीद होते हैं, तो फिर उसका जो आउटकम होता है वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जो है वो उसको बड़ा संभल के करने की जरूरत है। दूसरी जो इस वक्त फौज की 240 आप कह रहे हैं कि ये बात अली मीन साहब ने जब भी की थी तो तब भी मैंने ये आपके शो पे भी कहा था कि ये गैर जिम्मेदाराना बात है। फौज के बगैर टेररिज्म का मामला मुकम्मल नहीं हो सकता, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि सियासतदानों के बगैर फौज को भी सपोर्ट अवाम की वो उस तरह से नहीं मिल सकती जिस तरह की होनी चाहिए। और अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो कामयाब ऑपरेशन नहीं होगा। लोग पख्तूनों ने 2009 का ऑपरेशन देखा हुआ है जो उस वक्त हुआ था, तो वो जाहिर है जब जिसके बच्चे उसमें शहीद हुए हों या जिनके जो टेररिस्ट हैं वो भी उनको मारते हैं, आगे से रियासत भी जो अगर दोनों साइडों में वो पिस रहे हैं, तो इस चीज़ का हल तो उनकी कोई शमूलियत के बगैर नहीं होगा। इसलिए एक फौजी अप्रोच है, उसके साथ साथ वो पॉलिटिकल अप्रोच के बगैर अगर होगी तो उसका नुकसान होगा। पॉलिटिकली एंगेज होना चाहिए। लेकिन फैसल देखिए
जिरगा हुआ है वहां पे और जिरगे के 7 दौर हुए हैं वहां पे, और वो बाकायदा जिसमें केपी गवर्नमेंट भी शामिल है और अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है। दोनों ने 3 ऑप्शंस दिए थे सब लोगों को, उसके बाद जाके कुछ में ज्यादातर लोग ये ऑप्शन कबूल कर चुके हैं, उसमें से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, उसके बाद ये ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जी हम इसकी इजाजत नहीं देंगे और ना वहां पे हो सकेगा और किसी का बाप नहीं कर सकता। तो साहब अगर नकल मकानी आप मेरे और आपको हमारा मुआहदा हो जाए, पीछे से मैं जब चला जाऊं और वापस आऊं तो मेरा घर ही ना बचे, वो बहुत गरीब इलाका है, उसमें ये चीजें आपको समझनी होंगी और उनको उनके मामलात को जेन्युइन तरीके से एड्रेस करना होगा। हम वो वहाँ के जो ये बात पख्तून ठीक हैं है आपकी, वो गवर्नमेंट को बाकायदा फंड क्रिएट करना चाहिए और उनकी बहाली जो इंश्योर करनी चाहिए, ये बात आपकी दुरुस्त है। स्वात में भी जो रिहैबिलिटेशन है वैसे नहीं हो सकी, लोग अभी भी जो सफर कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल सही। अख्तियार साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्योंकि आपका अपना सूबा है और बाजोड़ के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, जिन लोगों को आप वहां से निकाल रहे हैं इस वक्त स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपने उनको ठहराया हुआ है, हो सकता है बड़ी जल्दी वो वापस चले जाएं, लेकिन जो उनका लॉस हो जाएगा वो कौन पूरा करेगा, उनके घर जो है वो दोबारा कौन बनाएगा वहां? देखिए वो अल्लाह खैर करे कि ये जो ऑपरेशन क्लीन अप है ये कम से कम मुद्दत में मुकम्मल हो, इस पे ज्यादा वक्त न लगे, इसमें लोगों का जानी नुकसान ना हो। और जहां तक लोगों को कॉम्पनसेट करने की बात है, तो ये दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। जो गुज़श्ता ऑपरेशंस हुए हैं उसमें अभी तक जो फेडरल गवर्नमेंट की इनपुट है वो तो चली जाती है, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनपुट है या उनकी मदद है वो अभी तक उसके लिए वो जो ये ऑपरेशन से जो लोग इतने डरते हैं और इतना वो आवाज़ार होते हैं, उसकी वजह यही है कि फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उनको कॉम्पनसेशन नहीं देते। मैं इसके लिए असेंबली में कई साल में बोलता रहा हूँ। इख्तियार साहब आपकी आवाज का कोई इशू आ रहा है तो मैं दोबारा आपसे रब्ता करूंगा, उससे पहले छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अख्तियार वाली साहब देखें, ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, वफाक की हो या सूबाई हो, जिस आदमी का घर गिर जाता है या जिसका रोजगार छिन जाता है उसे नहीं पता होता कि वफाक की गवर्नमेंट कोई और है, सूबाई गवर्नमेंट कुछ और है। तो ये गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि वो पहले से वहां बंदोबस्त करके रखे ताकि अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो उसका अजाला किया जा सके। अभी देखें जो सवात ऑपरेशन हुआ था, आज तक लोग उसको रो रहे हैं और लोगों की जो हक तलफी है वो अभी तक पेंडिंग है, वो आपने समझे कि अभी तक उनको तालीफ नहीं हो सकी उनकी। जी जावेद चौधरी साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सिर्फ स्वात ऑपरेशन की भी बात नहीं है, ये बाजोड़ की भी है, वजीरिस्तान की भी है, खैबर की भी है। जो ऑपरेशन गुज़श्ता हुए थे जिसमें ऑपरेशन ज़रबे अज़ब था, रद्दुल फसाद था, वगैरह वगैरह, जो जितने ऑपरेशन थे क्लीन अप, जिसके बाद फिर अमन बहाल भी हो गया था, वो उन ऑपरेशन के बाद फिर 2 पूल थे। कुछ सूबाई हुकूमत ने अपने साइड से करना था, कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी साइड से करना था। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जितने उस ऑपरेशन में फिर लोगों को कॉम्पनसेशन दी गई थी, वो लोग जो अपना इलाका घर बार छोड़कर यहाँ आकर आबाद हुए थे, जब वो वापस गए तो वहां पर उनका घर नहीं था, उनकी दुकान नहीं थी, उनकी मार्केट नहीं थी, उनके खेत नहीं थे, वो सारी चीजें कुछ और ही नक्शा वहां का बन चुका था। तो अब उनको फिर पैसों की जरूरत होती है, दोबारा आबादकारी की जरूरत होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस वक्त फिर जितने पैसे उनको मिले विफाक से वो भी खाक हो गए और जो अपनी तरफ से उन्होंने देना था वो भी नहीं दिया। तो दैट्स व्हाई लोग फिर ऐसे हालात में जब दोबारा आपको जरूरत पड़ती है किसी ऑपरेशन क्लीन अप की, तो वो फिर उससे डरते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर इस तरह की कोई बात हो तो वहां के लोकल लोगों को एतमाद में लेना जरूरी होता है, और अल्लाह करे कि ये ऑपरेशन कम से कम हो, छोटा हो, लॉन्ग लिव ना हो, शॉर्ट लिव्ड हो, जल्दी हो जाए और इसमें जानी नुकसान भी ना हो। तो मेरे ख्याल में ये बात करना कि ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, असद कैसर साहब को इतना ही कहूंगा कि आपसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर पाकिस्तान की सलामती की बात होगी, वतन की वकार की बात होगी, वहां पर आपसे इजाजत लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। आप साथ चलते हैं तो चलें, नहीं चलते तो मर्जी आपकी।
अच्छा फैसल साहब, ये फरमाइए, ये इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एहतजाज के जो दिन है उनका आइडिया कौन देता है? अब देखें 14 अगस्त ज़ाहिर नेशनल डे है, पाकिस्तान बना था 14 अगस्त को, उस दिन पूरी कौम जो है वो खुशियां मना रही होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त सड़कों पे खड़े होकर नारे लगा रही होगी। तो ये किसने आइडिया दिया? पूरी स्टेट उनको कह रही है भाई आप 15 अगस्त को कर लो या 13 अगस्त को कर लो या 16 अगस्त को कर लो, वो कहते नहीं होगा 14 अगस्त को ही। सर मैं तो उनमें से नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। अब वो मशवरा कौन देता है ये तो अल्लाह ही जानता है। अब 14 अगस्त वाले दिन वैसे गवर्नमेंट को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। पिछली 5 अगस्त में भी इन्होंने इवेंट क्रिएट कर दिए। जब आप रेहाना डार को पकड़ेंगे, आलिया हमजा की गाड़ी तोड़ेंगे तो और बाकियों की गाड़ियां तोड़ेंगे तो फिर इवेंट तो क्रिएट हो जाता है ना जी, इवेंट तो बन जाता है। गुजारिश ये है कि ये जो सारा मामला किया गया है या किया जा रहा था, इस चीज को अवॉइड करना हुकूमत के इख्तियार में है। 14 अगस्त को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको जो मौजूदा क़यादत है इससे क्या तक़वात है? ये आपका ख्याल है ये बंदे निकाल लेंगे या लोग इन पर ट्रस्ट करेंगे? ये खुद नहीं आते, इनके अपने घर वाले नहीं कभी अपना आए एहतजाज में। तो आप ये तो कारकुनान जो है वो कुर्बानियां देते हैं। तो कोई ऐसा बात नहीं है। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, सबको आज़ादी होनी चाहिए, एहतजाज बुनियादी हक है। और जब कोई पुरअमन एहतजाज होगा तो होने दीजिए। जो कोई वायलेशन करेगा तो उसको आप तो वायलेशन से पहले सबको उठा लेते हैं, तो वायलेशन जब होगी तो सबको पता होगा हमारे साथ होना क्या। ठीक हो ये सब। ये जो 14 अगस्त टाइप जो दिन है कम से कम मेरा ख्याल इसे नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। इस टाइप के कोई एहतजाज पाकिस्तान की यूनिटी का दिन है, पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस का दिन है, अपने आबा व अजदाद जिन्होंने हमारे लिए ये इतना ज़बरदस्त तोहफा दिया उनको याद करने का दिन है। और फिर एक नए पाकिस्तान ने जो बयानुल मरसूस के बाद जन्म लिया उसकी वाइब्रेंसी पे देखिए पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। अब पाकिस्तान इज़ नॉट अ ऑर्डनरी कंट्री, एक मीनिंगफुल कंट्री है, पहले भी मीनिंगफुल पर, लेकिन हमारी ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, मैं ये कहता हूँ कि सबको चाहिए कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल चीज़ें इनको बेहतर करें ताकि इस तरह के इवेंट्स ही ना हो, हम उन रेड लाइंस को क्रॉस ही ना करें। अच्छी नेशंस वही होती हैं जो सबक सीखती हैं। अभी हम बात कर रहे थे टेररिज्म की। ये जो टेररिज्म है ना चौधरी साहब, ये इतना ये जो इनसिक्योरिटीज इससे रिलेटेड, ये बैटलफील्ड में इतनी जन्म नहीं लेती जितनी ये बैड गवर्नेंस के कॉरिडोर्स में फैलती फूलती। बिल्कुल सही। ये वहां से ही आगे बढ़ती हैं। तो ये कहना कि मिलिट्री ऑपरेशन या ये, दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। आज जो भी, बड़ी अच्छी बात है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बट गिव सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशंस रखें सामने कीजिए, इसको ऐसे हम कर रहे हैं, उन्हीं की एक्टिविटी है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप की एक्टिविटी, वो जैसे करना चाहते हैं करें, बट करें। ये नहीं है कि हम ये करने नहीं देंगे या फलान ही होगा, ये नहीं होगा। मिलिट्री को भी चाहिए कि इग्नोर ना करें लोगों की बातों, चाहे छोटी सी छोटी बैड आइडिया क्यों ना हो, उनको सुने जरूर, और सुन भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोर कमांडर्स ऑन ग्राउंड, फील्ड कमांडर्स, दे ऑल आर इन। ये एक तो पाकिस्तान है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आता है, एक है ऑन ग्राउंड, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सब बड़ी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मिलिट्री कमांडर कि वो ग्राउंड रियलिटीज या लोगों की उमंगों के खिलाफ जाए। वो पीस किस लिए लाना चाहते हैं? उन्हीं लोगों के लिए लाना चाह रहा है। वहां किसी ने मिलिट्री ने तो जाके, या किसी ने, आपने या मैंने तो नहीं बाजोड़ में जाके बैठ जाना। कोई तंग खता वाला आएगा, कोई सलारजई वाला आएगा, कोई खजाना वाला आएगा, वही लोग वहां जाके बैठेंगे, उन्हीं के घर हैं, उन्हीं की लाइफ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जी मिलिट्री ऑपरेशन से भी, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन में कभी भी सिविलियन आबादियों को टारगेट नहीं किया जाता। ठीक है, उसकी साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोलैटरल डैमेज भी होती है, और ये जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, इट हैज अ बैड, उसके अपने कैंप्स के अपने प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट के ऊपर ही बढ़ते हैं, फिर गवर्नमेंट की भी उतनी बदनामी हो रही होती है। तो ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कलेक्टिविज्म की तरफ हमें जाना चाहिए। ये इंडिविजुअलिज्म, इन चीजों से, पॉलिटिक्स इस पे करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। वी आर इनटू अ सीरियस वॉर। मजबूत पाकिस्तान ही मजबूत पॉलिटिक्स की बुनियाद डालेगा। ये आपने बड़ा अच्छा फरमाया जनरल साहब के, मजबूत पाकिस्तान जो है वही सारे मजबूत जमहूरियत को भी पैदा कर सकता है और वही मजबूती की बुनियाद हो सकता है। लेकिन ये इंडिया की तरफ से उनके आर्मी चीफ के जो बयान है वो बड़े सर्कुलेट कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा जी बस अगली जंग तैयार है और हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे और पिछली सारी कसमें भी पूरी कर देंगे। और साथ ही उन्होंने जो हमारा हाई कमीशन है दिल्ली के अंदर, उसका पानी भी बंद कर दिया है, और जो सफारतकार जिन घरों में रह रहे थे उनको वहाँ से घर खाली करवा लिए गए। तो ये कई नई जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। हमें छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जन साहब, ये कोई नई जंग तो नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह इंडियन आर्मी चीफ के बयान आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले जो उनके एयर चीफ ने बयान दिया कि हमने 6 त्यारे पाकिस्तान के गिरा लिए थे, तो ये क्या करना चाह रहे हैं इंडिया? जहां तक एयर चीफ का बयान है तो ये तो वो मौका है जो उन्हें बड़े जंग के बाद याद आया है। अब ये 3 महीने बाद याद आया। उसका टारगेट सिर्फ उनका अपना मुंह और भारत का मुंह हो सकता था, उसी पे मार लेते तो बेहतर होता। देखिए, हमें ह्यूब्रिस नहीं होना चाहिए और हमें कंप्लेसेंट भी नहीं होना चाहिए जी। सबसे बड़ा हमारा अगर हम नुकसान करेंगे तो हम अगर कंप्लेसेंट हो जाएंगे। मैं वॉर को मिलिटरीली इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया एक वॉर कर सके, लेकिन मैं मिलिटरीली स्ट्रेटेजिक इंडिया की बात कर रहा हूं। ठीक, मैं आरएसएस हिंदुत्व माइंडसेट के मिलिटेंट ग्रुप की मेंटेलिटी की बात नहीं कर रहा, जो इस वक्त वहां पे छाई हुई है। ये वही चीफ हैं जो पिछले दिनों एक इनके अपने एक साधु हैं उनके पास गए हुए थे, वहां से वो लेके आए हैं, अपना इजाजत लेके आए कश्मीर के बारे में। सीडीएस चौहान किताब लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी जो मिलिट्री थिंकिंग है वो हनुमान की जो फंडामेंटल आरएसएस की मिलिट्री थिंकिंग वो होगी, उस पर हम प्रोग्रेस करेंगे, उस पर हम मिलिट्री को लेके जाएंगे। एयर चीफ का क्लियर नजर आ रहा है कि अंडर प्रेशर उन्होंने कर दिया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि चले इसको छोड़ दे इस डिबेट को कि पाकिस्तान और इंडिया क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि दुनिया इसको कैसे देख रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जिक्र कर रहे हैं, रॉयटर जिक्र कर रहा है, फ्रांस जिक्र कर रहा है, जिनका नुकसान हुआ है उनका जिक्र कर रहे हैं, जिनके शेयर्स गिरे हैं वो मुसीबत में है, चाइना खुशियां मना रहा है, तो पूरी दुनिया इसको जो स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है दे वेरी वेल रियलाइज के हुआ क्या है। तो इसलिए आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, बट हमें भी ह्यूब्रस नहीं होना चाहिए। दिस वाज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर द लार्जर वॉर। हमारे देखिए कश्मीर, हमारा पानी 370, ये वो चीजें कश्मीरी हमारे खासतौर पे जो मकबूजा कश्मीर में है वो हमारे नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है। सही बात। अब जंग वो करें या हम करें, चीजें अभी हमें सख्ती से जरा उस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा रहा। पाकिस्तान एंड इंडिया आर 2 न्यूक्लियर स्टेट्स। अब जब अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की भी बात करते हैं, अमेरिका के साथ भी हमारी बातचीत में ये चीज होनी चाहिए कि ये 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का न बातचीत हो रही है, न उसको मैनेज किया जा रहा है, न उसको इशू समझा जा रहा है। एक हॉटलाइन होनी चाहिए जिसकी वजह से मसला हल होना चाहिए। आप एक डीजीएमओ की एक हॉटलाइन है 2, वो भी जिस दिन फायर शुरू हो जाता है या जो भी है, एंड विद दिस mindset, nuclear with RSS political terrorist in their hand, वो क्राफ्ट करना चाह रहा है स्पेस वॉर की स्पेस विद इन दी न्यूक्लियर एंड ओवरहैंग के नीचे, और ये कहां जाएगी? हु कुड इमेजिन? अभी भी इंडिया ने वॉर शुरू की, पाकिस्तान ने खत्म की, पुलवामा में उन्होंने शुरू की, पाकिस्तान ने खत्म की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रीजन को, खासतौर पे इंडिया के लोगों को ये शुक्र अदा करना चाहिए कि एस्केलेशन का कंट्रोल पाकिस्तान के पास था। सही बात है। मोर रिस्पांसिबल आगे चले जाता बहुत नुकसान होता जी, करोड़ों लोग मारे जाते हैं। देखें, एक चीज जो मैं मैसेज आपके प्रोग्राम से देना चाहता हूं इंडियन अवाम को, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो डिफाइंस है ना जी, ये हर पाकिस्तानी के अंदर ये हुसैनियत मौजूद है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नोबडी विल कॉम्प्रोमाइज, न पॉलिटिकल, न मिलिट्री, न लीडरशिप, न हमारी अवाम। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज अ रेड लाइन। सही बात है। फैसल ये फरमाइएगा, फैसल साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, ये फरमाइएगा सर, ये देखें इंडियन आर्मी चीफ का बयान सुन लें, उनके एयर चीफ का बयान सुन लें, ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, और वो बाहर से ये सूरत हाल है और अंदर से जो कुछ है हो रहा है। 14 अगस्त को आप एहतजाज कर रहे हैं, फिर 5 अगस्त को आपने एहतजाज किया, तो इस वक्त हार्मनी पैदा नहीं होनी चाहिए ताकि सारे लोग बैठ के सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचें? डेफिनेटली होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना सर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इख्तियार तो उनके पास होता है, ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। ये जब तक अपना इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे फिर तो बात नहीं बनेगी, और आपको एंगेज करना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको इग्नोर करने से तो नुकसान होता है। इंडिया जो है वो पहले भी तब आजमाई करके देख चुका है, दोबारा करेगा तो फिर मुंह की खाएगा। तो हम मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है, कौम ने बिल्कुल मुतहद होकर दिया है, सियासी जमातों ने मुतहद होकर दिया है, मीडिया ने, अवाम ने और फौज ने, सब ने मिलकर जवाब दिया। तो वो इंशाल्लाह अगर वो इतनी प्लानिंग करते हैं, अगर इतने साने होते तो पहले क्यों आते। तो अब दूसरी दफा करें, बिल्कुल फौज को जो है बिल्कुल जो जनरल साहब की अप्रोच है वही होनी चाहिए। हमारी फौज मेरे ख्याल में तैयार भी हर वक्त होती है, और जो एक आर्मी चीफ के से जो है वो एक उनका एक सख्त हार्ड हिटिंग स्पीच भी टेम्पा से वो रिपोर्ट हुई है। तो ये चीजें भी देखने वाली हैं। तो इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट जो है वो होश का नाखून ले, तो ये वैसे अगर ना भी हो तो मैं आपका एश्योर यू कि जिस तरह से पहले पीटीआई जंग के दौरान फौज के साथ और मुल्क के साथ पाकिस्तान के साथ थी,
आइंदा भी हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, इस पे कोई दूसरी राय है नहीं। अच्छा अख्तियार साहब देखें, एक साइड पे महमूद अशीज़ई साहब कह रहे हैं कि हम ऐवान नहीं चलने देंगे और हम गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, दूसरी साइड पे इंडियन आर्मी चीफ का बयान है। तो बाहर से जब दबाव आ रहा हो ना, अंदर एक इत्तेहाद होना चाहिए और इत्तेहाद की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सब स्टेक होल्डर्स को बिठाए। देखिए वो महमूद अशीज़ई साहब जो है हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन वो ये बात ना ही करें कि हम ईवान नहीं चलने देंगे। ईवान ना चलने का ऐलान तो बहुत पहले ये लोग कर चुके थे। अदम एतमाद जब इमरान खान के खिलाफ लाई गई थी, उन्होंने ईवान को नहीं चलने दिया, लेकिन फिर भी चला, 15-16 महीने चलता रहा। अब जब से ये इलेक्शन हुआ है 24 फरवरी के बाद, इन्होंने फिर कहा कि हम ईवान को चलने नहीं देंगे। ईवान चल रहा है, बल्कि ये लोग जैम होते जा रहे हैं ऐसा ऐसा, ये तो फारिग होते जा रहे हैं। सीधी बात यह है कि मेरे ख्याल में मुझे जिस चीज की लैकिंग फील होती है, और मैं उसको नोटिस भी कर सकता हूँ, देख सकते हैं हम सब, वो ये है कि इनमें अभी तक पॉलिटिकल वो जो एलिमेंट, वो कंपोनेंट होते हैं, वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये लोग सियासी नहीं होते हैं, इनकी बातें ऐसी होती है जैसे कोई कोई अस्करियत पसंद तंजीम बोल रही है। ऐसे लोग जैसे खुदा न खास्ता कोई एंटी स्टेट एलिमेंट बोल रहे हो, जैसे कोई सियासी लिबादा ओढ़ के कोई उसके इंटेंशंस कुछ और है। सियासतदान का उसका तर्ज तकल्लुम ये नहीं होता जो इनका होता है। इनका अंदाज, तर्ज तखातुब वो नहीं होता जो सियासतदानों का होता है। और भाई चौधरी साहब जरा सब्र करें, होल्ड रखें, आपको वजीर लगाएं और ख्वाजा आसिफ की तफ्तीश करें, और जैसा से अपना आप छोड़े, आप अपना मशवरा अपने पास रखें, आप अपनी बात पे बात करें। आपका मशवरा मेहरबानी आपकी, आप अपनी बारी पे दे दीजिए, मुझे जरा मेरी बात कंप्लीट करने दे। सर जो भी है वट एवर आप बात कर लीजिए। दूसरी बात मैं आपको करप्शन के ऊपर उसकी तहकीकात देखिए मेरे ख्याल में मैं दोनों मेहमानों से का शुक्रिया अदा और इजाज़त भी चाहता हूँ, और साथ साथ जनरल साहब का भी बहुत साथ आपने खुद सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।